ये कहानी है एक ऐसी हसीन लड़की की जो घने जंगल में भटक जाती है। पहाड़ की बुलंदी से लेकर जंगल की गहराई तक मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक अकेली लड़की और 4 हथियारबंद कातिल और एक ऐसा जंगल जहां हर मोड़ पर कब्र खोदी गई है। उन्होंने सोचा था कि ये आसान शिकार है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक जख्मी शेरनी दुनिया का सबसे खतरनाक शिकार होती है। कहानी के आगाज में हम साशा और उसके हस्बैंड टॉमी को देखते हैं। इन दोनों को माउंट क्लाइंबिंग का शौक है और आज ये दोनों नॉर्वे के ट्रॉल वाल को पार करने आए हैं। इससे पहले भी ये यहाँ आ चुके हैं। कई कोशिशें करने के बाद भी ये ट्रॉल वाल को पार नहीं कर सके, क्योंकि ये कोई आसान टास्क नहीं। लेकिन साशा की जिद है कि वो इस बार लाजमी से पार करेंगे। कुछ ही देर में साशा उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां से आगे जा पाना मुश्किल है, और हर बार साशा इसी पॉइंट पर अटक जाती है। वो बहुत कोशिश करती है, पर आज भी वो उस पॉइंट को पार नहीं कर पाती। टॉमी उसे कहता है कि आज के लिए बहुत हो चुका है और अब हमें आराम करना चाहिए और कल फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। मगर साशा आज ही किसी तरह इस पॉइंट को पार करना चाहती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती। जल्द इन्हें पता चलता है कि मौसम बिगड़ रहा है और तूफान भी आने वाला है, इसलिए ये अपना हैंगिंग टेंट वहीं लगाकर आराम करने लगते हैं। रात को टॉमी साशा से सलाह करता है कि अगर हमें इस चोटी को पार करना है तो फिर से नीचे जाना होगा, ताकि किसी बेहतर जगह से चढ़ाई की जाए। और फिर ये नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। रात के अंधेरे में नीचे उतरना काफी मुश्किल हो जाता है और साथ ही ऊपर से बर्फ और पत्थर गिरने लगते हैं। टॉमी साशा को बचाने के लिए एक चट्टान के नीचे कर देता है, जिससे साशा को पत्थर नहीं लगते। पर टॉमी की किस्मत कुछ अच्छी नहीं होती। अचानक से एक भारी पत्थर टॉमी से टकराता है और वो तेजी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। साशा को टॉमी से बिछड़े 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो उस हादसे को आज भी नहीं भूली। टॉमी के मरने से उसकी जिंदगी तन्हा हो चुकी है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क में जाएगी। मगर जब वो वहां पहुंचती है तो रेंजर उसे वहां जाने से मना करता है, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। वो मिसिंग पर्सन की तस्वीरें भी देखती है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर पार्क में जाना है। रेंजर भी जान गया है कि वो रुकने वाली नहीं, इसलिए वो साशा का नाम और पता लिख के रख लेता है। वो यहाँ से निकलकर एक स्टोर में जाती है जहाँ 2 हंटर्स उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ बेन नामी एक आदमी आता है जो यहाँ सूखा मीट बेचने आया है। वो उनसे कहता है कि इसे परेशान ना करो और इसे अकेला छोड़ दो। बेन के कहने पर वो हंटर्स यहाँ से चले जाते हैं। वो बेन का शुक्रिया अदा करके अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन साशा का जीपीएस काम नहीं कर रहा होता और ना ही उसे मैप से कुछ समझ आ रहा होता है। साथ ही बेन की गाड़ी खड़ी हुई है। वो उसे अपना मैप दिखाती है और बताती है कि मुझे मैप में इस जगह जाना है, लेकिन मेरा जीपीएस खराब हो गया है। बेन उसे 2 रास्ते दिखाता है, जिनमें से एक आसान है और दूसरा बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल रास्ते में खूबसूरत नज़ारे हैं, इसलिए साशा मुश्किल रास्ता ही चुनती है, क्योंकि उसे वैसे भी एडवेंचर पसंद है। ये रास्ता एक नदी से होकर गुजरता है। साशा अपनी गाड़ी नदी के किनारे लगा देती है और रात होने पर वो अपना टेंट सेट करने लगती है। इसी बीच वो हंटर भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्होंने साशा को स्टोर में तंग किया था। वो जानती है कि हंटर फिर से उसे परेशान करेंगे, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर खुद को लॉक कर लेती है। साशा को डर है कि हंटर किसी वक्त भी उस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अकेली है। लेकिन हंटर कुछ देर रुकने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, जिससे साशा चैन का सांस लेती है। सुबह होते ही वो एक बोट लेकर पानी में उतर जाती है और ये उसके सफर का पहला पॉइंट है। यहाँ के नज़ारे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो अपनी गाड़ी से काफी आगे आ चुकी है। थोड़ा आगे चलकर साशा को उन लोगों का सामान मिलता है जो उससे पहले यहाँ आए थे, और इन सब का नाम मिसिंग पर्सन लिस्ट में भी है। साशा हैरान है कि इन सब का सामान यहाँ किसने रखा होगा। वो थक चुकी है, इसलिए वो आराम करने के लिए एक जगह रुकती है। साशा के कपड़े गीले हैं और वो अपने कपड़ों को सुखाने लगती है, और फिर वो अपना टेंट लगाकर यहीं सो जाती है। अगले दिन कुछ हलचल से साशा की आंख खुलती है। वो टेंट से जब बाहर जाकर देखती है तो उसे अपने सामान वाला बैग नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई आया था जो साशा का सामान भी अपने साथ ले गया है। वो बेबस है और आगे बढ़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं, इसलिए वो बोट लेकर एक बार फिर पानी में उतर जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे किनारे पर एक बोट दिखाई देती है, और जब साशा उस किनारे पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बेन का कैंप है। बेन को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि कल रात किसी ने मेरा सामान चुरा लिया है और मैं नहीं जानती कि ऐसा किसने किया है। बेन उसे खाने की ऑफर करता है, क्योंकि वो सुबह से भूखी है। बेन उसके लिए ताज़ा फिश बनाता है और साथ ही वो साशा को बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं हूँ, बल्कि बचपन में मेरी माँ मुझे इस जगह लाई थी और तब से मैं यहाँ हूँ। बेन उससे पूछता है कि तुम जंगल में क्या कर रही हो, हालांकि तुम्हें तो पहाड़ों पर होना चाहिए था। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है।
पर वो बेन से नहीं पूछती कि तुम ये सब कैसे जानते हो। साशा उसे बताती है कि वो हंटर्स फिर से यहाँ आए थे। बेन कहता है कि मैं जानता हूँ और तुमने उन्हें काफी अच्छे से डील किया, जिससे वो तुम्हारे पास भी नहीं आए। साशा पूछती है कि तुम ये कैसे जानते हो, जिसपे बेन बताता है कि मैं वहीं था। और फिर बेन उसे सच बताने लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें इस रास्ते पर आने को कहा था और मैं शुरू से ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। साशा जान जाती है कि कल रात उसका सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि बेन है। बेन साशा के पूछने से पहले ही उसका चुराया हुआ बैग उसकी तरफ फेंकता है। साशा डर चुकी है और वो नहीं जानती कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। बेन एक क्रॉसबो उठाकर साशा पे निशाना लगा देता है और साथ ही वो म्यूजिक भी ऑन कर देता है। वो उसे बताता है कि मैं भी एक शिकारी हूँ, लेकिन मैं इंसानों का शिकार करता हूँ। बेन उससे कहता है कि जब तक गाना खत्म नहीं हो जाता तुम भाग सकती हो, और जैसे ही गाना खत्म होगा मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए तुम्हारा पीछा करूंगा। बेन ने साशा के सामान की तरह उसका फोन भी अपने पास रखा हुआ है ताकि उसे कहीं से भी मदद ना मिले। बेन जैसे ही गाना प्ले करता है, साशा अपना बैग लेकर बोट की तरफ भागने लगती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि वो जान चुकी है कि बेन एक साइको इंसान है और यहाँ जो लोग भी गायब हुए थे उन्हें बेन ने मारा है। साशा को यहाँ से निकलने की बहुत जल्दी है और इसी जल्दी में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे साशा की बोट खो जाती है और फिर वो नदी से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी वो यहाँ इंसानी आवाजें सुनती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ से निकल सकती है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है तो उसे एक फोन मिलता है जिस पर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसमें एक फैमिली यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए आई थी। बेन ने सबसे दोस्ती की थी और बाद में सबको एक एक करके मार डाला। दरअसल साशा को मारने का बेन प्लान बहुत पहले बना चुका है। बेन ऊपर है और साशा बिल्कुल उसके नीचे खड़ी है। वो भाग रही होती है तो बेन उस पर तीर चलाता है, लेकिन वो उसकी नजरों से छुप जाती है। मगर बहुत से तीर चलाने से एक तीर साशा की टांग पे लग गया था और भागते हुए वो नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने से उसके सर पे भी चोट लग गई थी। वो अपने आप को संभालकर नदी के किनारे पर आती है, जहाँ वो अपने कपड़े चेंज करती है। साशा बहुत ज्यादा थक चुकी है और उसे आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है और उसके पास खाना भी ना होने के बराबर है। जल्द ही वो फिर से भागना शुरू कर देती है। उसे पता है कि बेन उसे कभी भी ढूंढ सकता है क्योंकि वो इस पूरे जंगल को अच्छे से जानता है। साशा भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से आगे जाने का रास्ता बंद है। यहाँ हर तरफ चट्टानें हैं जिनके दरमियान एक बड़ी सी दरार है। वो नुकीली चट्टानों का सहारा लेते हुए किसी तरह चोटी पर पहुंच जाती है और जब वो दूरबीन से आसपास देखती है तो उसे बेन का कैंप नजर आता है, जहाँ नदी के किनारे उसकी बोट भी खड़ी है और साथ ही उसे पता चलता है कि बेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। बेन की नजरों से बचने के लिए वो फिर से नीचे उतरने लगती है, जहाँ वो एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप जाती है। इसी बीच बेन भी आ जाता है और जब वो ऊपर दरार से देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि साशा एक पत्थर के नीचे छुपी होती है। इसलिए बेन को यहाँ से जाना पड़ता है। वो फिर से ऊपर आती है और बेन के कैंप की तरफ चल देती है। बेन अपनी बोट से कुछ फासले पर नहा रहा होता है। साशा किसी भी तरह बोट तक पहुंचना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं और वो बड़ी खामोशी से पानी में उतर जाती है। आखिर किसी न किसी तरह वो बोट तक पहुंच ही जाती है, लेकिन बोट एक डंडे के साथ बंधी हुई थी। वो जैसी रस्सी खोलने डंडे के पास जाती है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और ये ट्रैप किसी और ने नहीं बल्कि बेन ने ही लगाया था। जल्दी बेन उसके पास आता है और अपनी तरफ खींचने लगता है, जबकि साशा के पास से एक स्प्रे थी और वो बेन के चेहरे पर उसे डाल देती है, जिससे बेन की आंखें जलने लगती हैं और उसे दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही बेन का क्रॉसबो पड़ा हुआ है, जिसे उठाने के लिए साशा उस तरफ बढ़ती है, मगर बेन ने अपना चेहरा धो लिया होता है और साशा के क्रॉसबो तक पहुंचने से पहले ही वो चेन को खींच लेता है और जल्दी से क्रॉसबो साशा पर तान कर उसे स्प्रे फेंकने को कहता है। साशा को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर बेन उसके पैर को ट्रैप से बाहर निकालता है। बेन उसे कहता है कि जंगल में आने से पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम आसान रास्ते से जाओगी या मुश्किल से, और अगर तुमने आसान रास्ता चुना होता तो अब तक अपनी मंजिल पर होती, लेकिन तुमने मुश्किल रास्ता चुना जिससे तुम यहाँ फंस गई हो। बेन साशा को मजीद बताता है कि मैं जंगल में रहने वाले ट्राइब्स की रस्मों को फॉलो करता हूँ और उनका मानना है कि हम जिस किसी इंसान को भी मारते हैं वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिलती है। और अब मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे अंदर जिंदा रहोगी। वो साशा को अपने कैंप के बाहर बांध देता है और वो रात भर भीगती रहती है। अगले रोज वो साशा को किसी दूसरी जगह ले जाने लगता है, लेकिन बेन ने अभी भी उसके हाथ बांध रखे हैं। वो साशा को बताता है कि रेंजर ऑफिस में मैंने तुम्हारा नाम और एड्रेस देखा था,
जिससे मुझे पता चला कि तुम्हें पहाड़ चढ़ने का शौक है और क्लिंबिंग के दौरान तुमने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। जिसपे साशा बताती है कि वो बस एक हादसा था, वो किसी तरह अपने हाथ खोलना चाहती है, पर बेन उसे देख लेता है और पानी में फेंक कर उसे खींचते हुए एक गुफा तक ले आता है, जहाँ साशा को उस फैमिली की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनकी वीडियो उसने बेन के फोन में देखी थी। असल में बेन एक साइको किलर है, वो लोगों का शिकार करके उन्हें जान से मारता है और फिर उनका मीट काट कर लोगों को बेचता है। बेन साशा को बताता है कि मैंने आज तक किसी आत्मा को अपने अंदर कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ट्राइब्स का मानना है कि जब तक हम इंसान को मारकर उसका दिल नहीं खा लेते तब तक ऐसा करना मुमकिन नहीं। आज तक मैंने काफी लोगों का शिकार किया, लेकिन तुम जैसी मजबूत रूह नहीं मिली जिससे मैं अपनी रस्म पूरी नहीं कर सका। और फिर वो अपने नकली दांत निकालकर अपने नुकीले दांत साशा को दिखाने लगता है, जो कि किसी जानवर से कम नहीं। बेन बहुत खुश है क्योंकि साशा की वजह से उसका रिचुअल पूरा होने वाला है। असल में बेन यहाँ अपनी मॉम के साथ आया था और उसने सबसे पहले अपनी मॉम की जान ली थी, लेकिन फिर भी उसका रिचुअल नहीं हो सका। अब वो साशा को मारने की तैयारी में है। वो जैसे ही साशा के करीब आता है, वो जोर से उसके कान पर काट लेती है, जिससे साशा को भागने का मौका मिल जाता है। बेन भी उसके पीछे नदी में कूद जाता है और वो साशा के साथ बंधी हुई रस्सी को अपने साथ बांध लेता है ताकि साशा भाग न सके। नदी का बहाव बहुत तेज होने लगता है और ये दोनों झरने से नीचे गिरने लगते हैं, जिससे बेन पानी के अंदर पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद ये दोनों किनारे पर आ जाते हैं। साशा अपने हाथों को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं। बेन अभी भी पानी में बेहोश है। वो बेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है ताकि वो चाबी लेकर चेन को खोल सके, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो पहले ही साशा पर अटैक कर देता है। वो उसे जान से मारने के बजाय तड़पाने लगता है। इसी बीच साशा को एक मौका मिल जाता है और वो एक पत्थर उठाकर बेन की टांग पर वार करती है, जिससे बेन की टांग टूट जाती है और अब बेन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। साशा भी जख्मी है और काफी थकी हुई भी है और ये दोनों किनारे पर लेटे रहते हैं, जबकि रात हो चुकी है और ये दोनों अभी भी यहीं हैं। साशा के दिल में जो भी बातें होती हैं वो बोलने लगती है और कहती है कि टॉमी मेरी वजह से मरा है। अगर मैं ऊपर जाने की जिद ना करती तो आज हम दोनों एक साथ होते। रात भी यहीं बीत जाती है। अगली सुबह साशा बेन से कहती है कि हमें इस चट्टान पर चढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं और अगर हम जल्दी यहाँ से ना निकले तो यहीं मारे जाएंगे। ये दोनों एक साथ बंधे होते हैं, इसलिए वो अकेले नहीं जा सकती। बेन के पास भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो खुद भी जख्मी है, इसलिए उसे साशा के आगे हथियार डालना ही पड़ता है और वो साशा के साथ जाने के लिए तैयार है। बेन उसे डील करता है कि अगर तुम मुझे सही सलामत ऊपर ले गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब ये दोनों एक केबल एक दूसरे के साथ बांध चुके हैं। साशा चढ़ाई शुरू कर चुकी है, पर साशा को बेन पे यकीन नहीं, इसलिए वो केबल के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन बेन भी देख लेता है और वो केबल को जोर से खींचता है, जिससे साशा भी गिरते हुए उसके पास झूलने लगती है। बेन कहता है कि तुमने फिर से केबल को छेड़ा तो तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, पर साशा कहती है कि मैं तो बस केबल को चेक कर रही थी कि वो मजबूत भी है या नहीं। और एक बार फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है। वो एक ऐसे एज पर पहुंच जाती है जो उसके सामने ट्रॉल वाल पर भी आया था। साशा उस जगह रुककर उस केबल को पेड़ के साथ बांधने लगती है, जिसके दूसरे सिरे से बेन बंधा हुआ है। बेन जान जाता है कि केबल ढीली हो चुकी है और साशा जरूर कोई न कोई चालाकी कर रही है, इसलिए वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन केबल लूज होने की वजह से बेन अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत भी वहीं हो जाती है और यूं बेन की कहानी एंड होती है। पर साशा अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो चट्टान के जिस हिस्से पर है वहाँ से नीचे नहीं उतरा जा सकता और अब ऊपर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये चट्टानें ट्रॉल वाल पहाड़ से भी खतरनाक हैं। ना ही साशा के पास कोई रस्सी है और ना ही कोई हुक है। साशा के लिए सबसे मुश्किल है एज को पार करना और वो काफी देर वहीं लटकी रहती है। जल्द ही वो अपने दिमाग को शांत करती है और अपनी टांगों के जोर से किसी तरह एज को पार कर लेती है। जब वो वापस जा रही होती है तो उसे एक गाड़ी नजर आती है और वो साशा को रेंजर के ऑफिस छोड़ देती है। वो रेंजर को मिसिंग पर्सन के बारे में बताती है कि उन सबकी डेड बॉडीज एक गुफा में मिल जाएंगी और वो गुफा बेन नामी एक आदमी की थी। यहाँ से फ्री होने के बाद वो समंदर पर जाती है और अपने हस्बैंड टॉमी के कंपास को समंदर में फेंक देती है और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो 14 मूवीज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।